आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। अमूमन पाकिस्तान के जो लीडरान होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो छुट्टियां मनाने यूरोप ही जाते हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे वो छुट्टियां मनाने जाएं। जब सर्व कर रहे होते हैं तो सारा पाकिस्तान उनके लिए होता है, लेकिन जब सर्विस ख़त्म हो जाती है तो फिर उनके लिए पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं होती। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में कि पाकिस्तान की सारी शराफिया अपने अपोजिशन और रिटायरमेंट के ज़माने में यूरोप, लंदन और अमेरिका में रहती है। और इस बात के ऊपर बड़ी बहस होती है कि इंडिया की शराफिया, इंडिया के जनरल्स, पॉलिटिशियंस तो इस तरह नहीं जाते जिस तरह पाकिस्तान के जाते हैं। तो पहले बात कर लें जनरल बाजवा के ऊपर। देखिए, जनरल बाजवा के साथ जो वाक़या हुआ, कहा जाता है कि एक अफ़गान बाशिंदा था, उसने जनरल बाजवा को कहा कि तुम ही जनरल बाजवा हो, तुमने ये कत्ल किए, ये किए, वो किए। साथ उनकी अहलिया थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, तुम तमीज़ करो, फैमिली साथ है। और दिस वाज़ नॉट द वे। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा ने स्याह किया या सफ़ेद किया, वो पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ रहे हैं, और किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता कि वो जनरल बाजवा या किसी साबिक़ आर्मी चीफ़ के साथ इस तरह इंसल्ट करे। सिर्फ़ उनकी नहीं, कोई भी दुनिया में शख्स हो, उसका कोई भी कंडक्ट हो, इस तरह सड़क पे खड़े करके या उसको अकेले देख के बदतमीज़ी करना, ये कोई काबिल कबूल नहीं है। कल को और भी दुनिया के में जगह-जगह पे जाते हैं लोग, मतलब इस तरह नहीं होता जिस तरह ये एक अफ़गान बाशिंदे ने करने की कोशिश की। इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि जी कई लोगों ने कहा पाकिस्तानी है, पठान है। किसी ने कहा जी वो क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने लोगों को बदतमीज़ी का कल्चर दिखाया है। पाकिस्तान में क्योंकि फ़ौजियों को आजकल गालियाँ बड़ी दी जा रही हैं, और ये सारा इमरान खान साहब का किया धरा है। और इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर फ़ौज को गालियाँ पड़ेंगी तो उनकी पॉपुलैरिटी उठेगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान पावर में गए, उन्होंने जनरल बाजवा को जितना तनकीद का कहा, डबल रोल, दोगला, मीर जाफ़र, और किस तरह के अल्फाज उन्होंने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किए, जिससे पाकिस्तान की दुनिया में जग-अनसाई हुई। गो के इमरान खान पिछले खुद भी दावा करते हैं कि 26-23 साल से वो फ़ौज की मदद से पावर में आए, और फ़ौज ही उनको लाती रही। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब वो सियासी शख्स हैं, सियासत वो नहीं खेल सके तो आउट हुए, तो गालियाँ देनी फ़ौज को शुरू कर दी कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो जनरल बाजवा से वो नाराज़ थे। अब जनरल बाजवा के साथ जो वहाँ पे हुआ, एक फैक्टर तो ये है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गाली गलौज कल्चर फ़ौज और एस्टैब्लिशमेंट को देना शुरू कर दिया, उसका ही शाखसाना ये है कि जनरल बाजवा को इस तरह बदतमीज़ी की गई। इससे पहले एक दफ़ा उनकी दुबई में, मैं जनरल बाजवा की पॉलिटिक्स, उनका जो पॉलिटिक्स में किरदार था, उसका बिल्कुल हामी नहीं, और मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। मैं जनरल बाजवा की वो काम जो उन्होंने गैर आइनी किए हैं, अपने मैंडेट से बढ़ के किए हैं, जो उनका किरदार नहीं था, जो वो सियासत करते रहे, जो वो हुकूमतें बनाते गिराते रहे, उनके दौर में 4 एक एक्स सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर आए। ये चीज़ें जो हैं, मैं इसको बिल्कुल इस चीज़ का हामी नहीं हूँ, और इस वाले से उनके ऊपर डोमेस्टिकली बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन इस तरह बदतमीज़ी करना, ये चीज़ नहीं है। एक फैक्टर तो इमरान खान था कि इमरान खान जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक बदतमीज़ी का कल्चर पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया हुआ है। आप लोग सारा टाइम जिधर फ़ौजियों को देखते हैं, 9 मई का पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि जनरल बाजवा समेत जो रिटायर्ड जनरल हैं, उनको गालियाँ दी गईं, इमरान खान को क्यों पकड़ा है, और इस तरह की जितनी बातें थी वो सारी हुई। और उसके बाद फिर एक पाकिस्तान में एक नया तूफ़ान मच गया, और लोगों को 9 मई में तहत आरबी एक्ट के तहत ट्राई किया जा रहा है। खैर, ये एक स्टोरी थी। लेकिन इस पे ज़ाहिर बात है, ये भी एक तकलीफ़ दे मंज़र है कि पाकिस्तान के अंदर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर, हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं, कोई किसको दुश्मन समझता है। लेकिन पता ये चला कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो तो है ही अंदर, और वो इस वक़्त सिविल मिलिट्री डिवाइड है। इस वक़्त पाकिस्तान की जो पहले ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर इंटर इंस्टीट्यूशनल लड़ाई होती थी, कि आपस में जो है ना अदारे लड़ते थे, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट का आपस में मसला होता था। लेकिन अभी जो मसला बना है वो एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल लड़ाई हो गई है। जुडिशरी में आप देखते हैं कि 2 धड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट में कहा जाता था 2 धड़े हैं, लेकिन 9 मई पिछले साल महीने 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री कू होना था तो वो 9 मई को ही हो जाना था। अगर इमरान खान जो समझते थे कि फ़ौज के अंदर तकसीम है, और अगर मुझे पकड़ा जाता है और फ़ौज के ऊपर के खिलाफ हम हंगामे करेंगे, कोर कमांडरों के घरों के बाहर जाएंगे,
تو شاید فوج کے اندر بغاوت ہو جائے، جو کہ عمران خان کا ڈریم تھا، خواب تھا، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں بتا سکوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج چاہتی ہے. لیکن یہ چیز اس دن نہ ہو سکی، اور وہ پاکستان مارشل لاء سے بھی بچ گیا، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بڑی منظم فوج ہے. ابھی تک کوئی ایسا واقعہ کبھی ڈسپلن کا نہیں آیا جو ماضی میں، سوائے ڈسپلن کا واقعہ یہی آتا ہے کہ وہ سیاست میں جو ان کا کردار ہوتا ہے یہی ڈسپلن کی خلاف ورزی میرا خیال ہے کی جاتی ہے. لیکن یہ بھی سیاستدانوں کا کام ہے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چیزوں کو لے کے جائیں. موونگ فارورڈ، ایک فیکٹر تو عمران خان ہے، دوسرا فیکٹر اس میں افغانستان ہے. اور وہ افغانستان ہے کہ افغانی پاکستان سے بڑے ناراض ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے پہلے افغانستان میں طالبان بنائے، ہمارے افغانستان میں توڑ پھوڑ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طالبان بفر گئے اور اب وہ طالبان پاور میں آ گئے. سو پاکستان نے افغانستان میں بیسیکلی پشتون نیشنلزم کو دبانے کے لیے اسلامزم اور جو اسلامک فورسز تھی ان کو سپورٹ کیا، اور جو ہے وہ یہ پاور میں آ گئے افغان طالبان. جب افغان طالبان پاور میں آئے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ کس طرح کی ہوئی اور چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہ رہیں. لیکن افغانستان کے اندر پاکستان نے پشتون نیشنلزم کو دبانے کے لیے، اور ٹرانس نیشنل پشتون جو کرنٹ ہے کہ جو پشتون پاکستان میں اور جو پشتون افغانستان میں، کہیں یہ مل نہ جائیں، کہیں یہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی بات نہ کریں. سو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لارجر پکچر پاکستان نے دیکھی، اور یہ وجہ کہ ہم افغانستان میں اسلامسٹ نظام چاہتے تھے. خیر ہمیں جس طرح کا وہ نظام ملا اس کی کانسیکوینسز کیا. ہم نے 50 سال افغانستان کے ساتھ، میں آپ کو پتہ ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی جو پچھلے 50 سال کی تاریخ ہے وہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہے. پاکستان کی اپنی کوئی آئیڈینٹی، کوئی شناخت نہیں ہے. ہمیں دنیا افغانستان کے لینس سے جاتی ہے. یہ افغانستان کے نیبر ہیں. ہم نے سوویت یونین ختم کرنی ہے، اور اب ہم نے طالبان ختم کرنے، اور ہم نے القاعدہ ختم کرنی ہے. سو دے کم افغانستان، اینڈ ساتھ میں ہماری بھی جو بلے بلے ہو جاتی ہے، اور پھر ہم جو تباہی ہوتی ہے. بلے بلے کیا ہوتی ہے؟ تباہی ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، انٹرنیشنلی جب ٹریول کرتے ہیں تو کس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. جب آپ کسی ملک میں انٹر ہوں تو اور ممالک کے لوگ بڑی عزت سے گزر جاتے ہیں، پاکستانیوں کو اکثر جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے، اور ان سے ایکسٹرا انکوائری کی جاتی ہے. ہمارے بہت سارے دوست جو باہر رہتے ہیں وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی ریالٹی ہے. خیر اینی ہاؤ، ان کو آگے دیکھتے ہوئے کہ ایک فیکٹر وہ افغان طالبان ہے کہ اس میں افغانستان میں جو طالبان آئے، اور پرٹیکولرلی 15 اگست 2021 کے بعد جو افغانستان میں طالبان آئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ایک طوفان مچا، اور افغانستان سے بہت سارے افغانی چلے گئے، کوئی نکل گئے. تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا کردار رہا ہے افغان طالبان کو لانے میں، بنانے میں. اور اگر افغانستان، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف غنی، عبداللہ جو تھے، انہوں نے جتنی دیر پاور میں رہے، یا حامد کرزئی جتنی دیر پاور میں رہے، وہ یہ کہتے رہے، اور ایون آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں کتابیں میں لکھی گئی، فائٹنگ دا رانگ اینیمی. مطلب ہم طالبان سے لڑ رہے ہیں، ہمارا دشمن تو پاکستان کی فوج ہے، سو ہمیں اس سے لڑنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں کی گئیں، اور اس طرح کی بھی چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں. لیکن سو ایک غصہ افغانستان کے اندر یہ بھی بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے. سو اور یہ پھر افغانی جہاں پہ پھر اب کیونکہ جنرل باجوہ پولیٹیسائز ہو گئے، جنرل تو پہلے بھی ہیں اور پھر جنرل تو اور بھی ہیں، لیکن وہ ذرا ماضی میں میڈیا میں نہیں رہے. یہ جو جنرل ہیں ان کو عمران خان نے اتنا زیادہ ہوا کر دیا، شور مچا دیا کہ ان جنرلز کی جو ہے وہ ہر پاس سے جنہوں کے اندر پھاڑ لو ہو گئی. اب یہاں پہ آ کے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ عمران خان نے جو گند کیا، اس کے بعد پاکستان نے جو افغانستان میں میڈلنگ کی، یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں. لیکن عمران خان نے جو پاکستان میں سول ملٹری ڈیوائیڈ اور فوج کے خلاف جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی اور فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا پاکستان کو لارجلی نقصان ہوا. عمران خان کی سیاست تو نہیں کامیاب ہوئی، نہ عمران خان کو کوئی کامیابی ہوئی، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت بڑی تقسیم ہے. لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ کس طرح آدھے عمران خان کے ساتھ ہیں، آدھے فوج کے ساتھ ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی ہم جسے کہتے ہیں نا کامن گراؤنڈ ابھی تک اچیو نہیں کر سکے. سو یہ جو پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، ہم تو ان ایلیٹ کی لڑائیوں سے ہی تنگ ہیں. یہ ایلیٹ نے پاکستان کی یہ جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پچھلے 75 سال سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، انہاں دیاں جیباں ہی نہیں پار دیاں، انہاں دی پتہ نہیں کڈیاں کو ڈونگیاں جیباں نے. یہ کتنے کو امیر ہونا چاہتے ہیں، یہ کیا کو کمانا چاہتے ہیں، یہ کتنے کو ریسورسز چاہتے ہیں. ساڑیاں تے چیکاں عوام دیاں جنرل پبلک کی نکلوا دی ہیں اب تو. اور اب تو پتہ ہے آپ کو کہ 100 ملین لوگ جو ہیں وہ پاورٹی کی سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ کے ملک میں جو اس وقت ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ 0.3% ہے.
आप देखिए ना कहाँ आज से साल 2 साल पहले 6% 5% के करीब थे और कहाँ पे हम आज देखें इंडिया कहाँ पे पहुंचा हुआ, बांग्लादेश, सारे मुल्क तरक्की कर रहे हैं। आप देखें ना जाके वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स देखें कि इस वक्त दुनिया के कौन से इस खिते में जहाँ बैठे हैं कौन तरक्की कर रहा है। तो सारे करंट है ना सारे सौड़े ऐसी की करंट है सियासत करने ही गाला पकड़ने एक दूसरे, बस ये हम कर रहे हैं। सो ये जो हमारी एलीट की जंग है, और दूसरा वो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने भी मैं क्लास लेनी है। हमारे वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान में हम अपने वज़ीर आज़म की क्लास लेते हैं और हम बहुत हद तक, मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर लिबर्टी है, बात करने की आज़ादी है। और वो जो उनका एक फ़ैन मोमेंट है, वो तैयब उर्दगान के ऐसे पता नहीं कितने को बड़े फ़ैन है। तैयब उर्दगान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टर्की, इसमें कोई शक नहीं है। वो टर्की गए हैं, उन्होंने तैयब उर्दगान ने बुलाया। पहले तो मुझे दुख है, देखें ये जो चीज़ें होती हैं, आपको बुलाया, बहुत सारे और लीडर्स को भी बुलाया। जिस तरह आप पिछली रो में बैठे हुए थे शहबाज शरीफ साहब, खैर कोई बात नहीं, पिछली रो में भी सारी बातें लोग ही लीडर ही बैठते हैं, पहली रो में कोई और बैठा होगा। असी बड़ी अहमियत देने हैं कि जी हमारा टर्की बड़ा रिलेशन है, रिलेशन वाकई बहुत बड़ा है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सेकंड रो में बैठे, फिर जब टर्की वो तैयब उर्दगान साहब शहबाज शरीफ साहब को मिलने लगे तो तैयब उर्दगान अपनी जगह तो नहीं लिया, और शहबाज शरीफ साहब हमें पच पच जो है ना वो बोसे दे रहे हैं, कभी इधर होते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, और उनको कह रहे हैं मैं तो जो कि आम लेके आए, मैं मैंगो लेके आए और ये कर रहा हूँ, मैं आधे अपनी बहन के लिए लेके आऊँ, आज अपने भाई के लिए लेके आया। तो वो जो एक प्राइम मिनिस्टर मटीरियल होता है वो नहीं था। अब ये जो एलीट होती है, इनको ये नहीं पता चलता कि आप 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप 25 करोड़, आपकी कोई औकात वैल्यू नहीं है। आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप पे अल्लाह का बड़ा रहम है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का फजल है कि तुसी वज़ीर आज़म बन गए, इससे ऊपर आप कुछ भी नहीं है। आप 25 करोड़ लोगों की क्यों दुनिया में जाके बेइज्जती करवाते हैं? अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके उसको जो है ना वो खड़ा तैयब उर्दगान साहब जो हैं वो इंज खलोते ने जिंज सरिया खलोता होंदा, ठीक है जनाब, ऐसे जैसे दीवार खलोती, और ये खुद ही कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कभी वो ऐसे आराम से खड़े हुए हैं। जारी बात है वो तीसरी दफ़ा सदर बने हैं, 2003 से मुसलसल पावर में है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी उनकी पावर में है, उन्होंने फाड़ के वो बड़े समझते मैं काम किया है। 2028 तक वो पावर में रहेंगे, 30 साल टर्की की जो सियासत है उसमें उनका असर रसूख है, और आइंदा पता नहीं 10 साल रहेगा। तो 30-40 साल तक वो बंदा जो है उसने उसको ओते काम में बंदा सरिया बन खिलौना। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब का भी काम है ना कि वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी कोई अपनी यार ग्रेस शो करो, कोई अपने अंदर आप शो यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, आप करो इज्जत आपकी। देखें आपको पता है कि जब तैयब उर्दगान साहब ने बायलैटरल मीटिंग जो है आफ्टर हिज इनॉग्रेशन किसके साथ की? उन्होंने नेटो के जनरल सेक्रेटरी के साथ की, उन्होंने किसी और के साथ नहीं की, क्योंकि उनको पता था यूरोपियन यूनियन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और नेटो कितना इंपॉर्टेंट है और स्वीडन और बाकी मामला हमारे कितने इंपॉर्टेंट है। सो खुदारा अपने आप को थोड़ी वैल्यू दें, अपने आप को थोड़ा इकट्ठा करें। आप लोग अगर छोटे दिमाग के लोग हैं, आप लोग अगर छोटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क को छोटा कर दें। हमारा कॉन्फिडेंस के साथ ना खेलें, हमारे एतमाद के साथ ना खेलें। हम 75 साल के इस एलीट के चौंचलों को बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर ये अवाम जब बोलती है तो फिर आप कहते हैं बोल दे क्यों उन्हें, ये गद्दार हैं, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है इनको अक्ल नहीं है, कोई कहता है जाहिल है, कोई कहता है तमीज़ नहीं है। लेकिन इन रियलिटी इस अवाम की बस हो गई हुई है। कभी आप यहाँ पे मजहबी प्रोजेक्ट चलाते हो, कभी जहाज प्रोजेक्ट चलाते हो, ना कोई कारोबार देते हो ना रोज़गार देते हो। आई वॉज जस्ट इन टर्की, मैं वहाँ पे अभी था, राइट नाउ मैं वहाँ से निकला हूँ। तो मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को इत्तेफाक से मुझे इत्तेफाक हुआ मिलने का, और मुझे बताया हम कारोबार के लिए इधर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं टर्की के अंदर। यकीन करके माने दिल खून के आंसू होता है यार, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? उधर को कारोबार करें, कोई 10-5 लाख होते बह के कमा लो, इज्जत के साथ रोटी कमा लो। वो इज्जत अच्छी है कि बाहर सड़कों पे दूसरे मुल्कों में जाके ज़ुबानें सीखना और करना, वो भी ठीक है, कारोबार करना चाहिए, लेकिन सेटल हो जाना, एक क्वालिटी लाइफ जो लोगों को नज़र नहीं आती, लोग फिर भागते हैं। अब ये हमारे लीडरान का साहब ये है कि ये सारी एलीट जड़ी ये बाहर होंगी, आजकल सारे बाहर चले गए हैं। मैं वंस आई मेट एन एम्बेसडर, ट्रस्ट मी, उन्होंने मुझे ये कहा कि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, मुझे सारी पाकिस्तान की एलीट के मेरे पास पासपोर्ट आए हुए हैं। मेजॉरिटी, ये नहीं कि कुछ सारे सम्राट साहब ने भेजे हुए, लेकिन वो कहना चाह रहे थे कि आपकी जो एलीट के जितने तबके हैं ना, उनके पासपोर्ट मेरे टेबल पे पड़े हुए हैं। एक यूरोपियन मुल्क के एम्बेसडर थे। सो द क्वेश्चन इज वो क्या है, वो सारे बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज है, जाना चाहिए।
اچھی بات ہے، اس سے اچھا لگتا ہے کہ پاکستانی ٹریول کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی ساڈی بھی کوئی عزت ہے یار، کوئی یہ تو نہیں کہ اسی کوئی گنگو پاگو ہے یار، اچھا لگتا ہے، لیکن کوشچن از کہ یہ صرف ایلیٹ کے لیے نہ ہو، یہ اپرچونٹی مڈل کلاس کے لیے بھی ہو، یہ اپر مڈل کلاس کی تساں ڈالر 1 ڈالر 3 لاکھ روپے $1000 3 لاکھ روپے دا کرتا ہے، آج ایک ٹکٹ